नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, देश में दालों की उपलब्धता 30 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा है 80 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रदेश में दालों का रकबा कम है, उत्पादकता कम है और इस उत्पादकता के कम होने की कुछ वजह हैं, जैसे उपयुक्त किस्मों का चुनाव न करना, रोगों से प्रबंधन ना कर पाना, कीटों से प्रबंधन ना कर पाना, अधिक पौध संख्या होना। तो कैसे अरहर की उत्पादकता बढ़ाई जाए, इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय अरहर की खेती। और इस विषय पर चर्चा के लिए कृषि महाविद्यालय गंजवासोदा से एक्सपर्ट हमारे साथ हैं घनश्याम जामलिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जामलिया जी, किसान भाई जानना चाहेंगे कि अरहर की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, अरहर की खेती के लिए जो हमारा जो खेत होता है वो हमारी मिट्टी वैसे हल्की दोमट मिट्टी उसके लिए अच्छी मानी जाती है और उसका जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन हमें क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के बाद जब हल्की वर्षा हो जाए तो 1-2 बखरनी कर कर उसको पाटा चलाकर समतल करें। लेकिन हमें भूमि में एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो अरहर की फसल है वो जल के लिए बहुत संवेदनशील होती है जी। तो हमें भूमि में जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, दोमट मिट्टी उत्तम जल निकास वाली है तो ये अरहर के लिए बहुत बढ़िया है। पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। जामलिया जी, इसके बाद किसान भाई जानना चाहेंगे कि आखिर बीज की मात्रा भाई क्या रखें और बीज उपचार पर भी किसानों का मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, देखो इसमें बीज के क्या है, इसमें 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जल्दी से बोने वाली, मध्यम वाली और देरी से पकने वाली किस्में। तो जो जल्दी से पकने वाली किस्में होती हैं उनका 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो मध्यम वाली है वह जो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो देर से पकने वाली जो किस्में हैं उनमें 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है। उसी के हिसाब से इनकी स्पेसिंग रखी जाती है। जैसे हमारी इससे जल्दी पकने वाली में 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, मध्यम वाली में आपकी 60 सेंटीमीटर और देरी से पकने वाली में 75 सेंटीमीटर की दूरी आप इसमें रखना उचित होता है जी। अच्छा, बीज उपचार की बात अभी आपने कही है, तो बीज उपचार आपको इसमें करना जरूरी होता है, क्योंकि बीज उपचार मृदा में जनित जितने भी सारे रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए आपको बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब फंजीसाइड होता है जो 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप बीज को उपचारित करके ही बोए। दूसरी बात, जो हमारी अरहर होती है दलहनी फसल होती है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला राइजोबियम बीजाणु ऑलरेडी पाया जाता है, लेकिन हमें ऐसे राइजोबियम जीवाणु से उसको उपचारित करना है कि उसमें ग्रंथियों की संख्या अधिक हो जाए। इसके लिए हम राइजोबियम कल्चर और इसके साथ ही हमें दूसरा जैव उर्वरक जो पीएसबी कल्चर के नाम से आता है, जिसे फास्फोरस घोलक जीवाणु बोलते हैं, और दूसरा एक और कल्चर आता है जिसका नाम होता है वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो इन जैव उर्वरकों का हम 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जैविक अल्टरनेट पे जा सकते हैं। जैसे किसान भाई को मैंने रासायनिक उपचार बताया फंजीसाइड, हम इसके स्थान पर ट्राइकोडर्मा विरिडी जो 5 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज दर के हिसाब से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो बीजोपचार के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने जैसे कि बताया, यदि हम बीजोपचार करते हैं तो आने वाले रोग से पहले ही बचाव हो सकता है। इसके अलावा जामलिया जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि अरहर की खेती के लिए कौन कौन से बुआई के तरीके हैं और ये जो धारबाड़ विधि है इसके बारे में भी मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल, आपने चलो अरहर की खेती के विषय में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैसे जनरली जो किसान होता है वह आपका जो जून का जो लास्ट सप्ताह होता है और जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है जी, इसमें नॉर्मल सीड ड्रिल से बुआई करता है, कतारों में बुआई करता है। लेकिन जो धारवाड़ पद्धति है, यह हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक से निकाली गई एक अच्छी पद्धति है जो अरहर की उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत कारगर होती है। इस पद्धति में हमें क्या करना होता है, इसमें अरहर की पौध रोप तैयार की जाती है और पौध रोप तैयार करने के लिए हमें पॉलीथीन बैग की आवश्यकता होती है। हम 6 बाय 4 इंच की एक पॉलीथीन ले सकते हैं, उसमें नीचे छेद होना चाहिए ताकि पानी निकास अच्छा हो जाए, बीज और उसकी जड़ ना सड़े। इसमें हमें क्या करना है कि 2 से 3 बीज को रोपना है, लेकिन उसको जो मिट्टी की जो भराई होती है उसमें हमें छनी हुई मिट्टी लेना है और आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद आधे आधे अनुपात में उसको जो पॉलीथीन है उसको भरना है। उसमें 2 से 3 बीज आपको 2 सेंटीमीटर की गहराई में डालना है। उसमें हल्की सिंचाई करते रहें। हल्की सिंचाई करने के बाद जैसे ही आपकी पौध 25 से 30 दिन की होती है, लगभग 1 फीट की हाइट ले लेती है, तब ये रोपाई के लिए
तैयार हो जाती है। और इस रोपे को आपको खेत में प्लांटिंग करना है। प्लांटिंग का मतलब ये होता है कि आपको पौधा उखाड़ना नहीं है, आपको पॉलीथीन फाड़कर जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर उसको रोपित करना है जी। अब आपको यहाँ क्या करना है कि इसमें जो दूरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूरी में क्या करना रहता है कि आपको कतार से कतार की दूरी लगभग 1.5 मीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 90 सेंटीमीटर रखना है जी। ठीक है। और इस विधि में खास बात यह है, इसकी महत्ता इसमें और बढ़ जाती है कि किसान भाइयों को अरहर क्या है थोड़ी लगभग जो मध्यम वाली है वो 160 से 180 दिन तक होती है, लेकिन जब पौध रोप तैयार कर लेते हैं तो हमारा इसमें 1 महीना हमारा की बचत हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको रबी की फसल के लिए आपको समय मिल जाता है, बुआई के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारी अरहर की फसल में जो समस्या होती है, जो पाले वाली समस्या होती है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो पाले की संभावना होती है, जहां फसल हमारी अधिकतर मारी जाती है, उस चीज से भी हम इससे बचाव कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि हम इसमें जो पौध होती है 20 से 25 दिन में, तो हम ऊपर से क्या करते हैं, जो नई शाखाएं आती है 25 दिन में, उनकी जो ऊपर से कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, इसकी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और जितनी अधिक ब्रांचिंग होती है ये सीधा सीधा उत्पादन से संबंध रखती है। लगभग इसमें 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको उत्पादन हो जाता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैंने स्पेसिंग बताया, तो इसमें लगभग 7,500 पौधे 1 हेक्टेयर में हमारे पौधे पर्याप्त होते हैं। दूसरी चीज होती है कि इसमें जो वाइडर होता है तो आप इसमें अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं। दूसरी चीज ये धारवाड़ पद्धति से हम जो पौधा तैयार करते हैं, जो आजकल नई एक विधि हुई है जिसे हम रेज बेड तकनीक बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हम मेड़ पर पौधे को लगाते हैं, तालाब की पाली पर पौधे लगा सकते हैं, किसान मेड़ पर लगा सकते हैं, या इवन अपने खेत पर रेज बेड प्लांटर से मेड़ नाली पद्धति, मेड़ और नाली बनाकर पौधे का रोपण कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नाली और मेड़ और नाली बनती, मेड़ पर आपका पौधा होता है, यदि बरसात आपकी कम हुई तो आप दोनों तरफ से नालियों को बांध दो, नमी संचित का काम करता है। लेकिन यदि आपकी वर्षा अधिक हुई तो उस समय आपको जल निकास महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अरहर की फसल दलहनी फसल है, उसकी जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन होना आवश्यक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन नालियों को जल निकास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये धारवाड़ पद्धति एक तो समय के लिए भी बचत होती है, अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं, उत्पादन अच्छा होता है, और स्पेसिंग अच्छी होने से जो तात्कालिक हमारी समसामयिक क्रियाविधि है, जैसे हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी उसकी दूरी अधिक होने से हमें बहुत आसानी होती है, सुगमता होती है। तो धारवाड़ पद्धति के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे पौधे को यदि जगह मिलेगी तो उसको पर्याप्त प्रकाश मिलेगा, पर्याप्त नमी मिलेगी, पर्याप्त हवा मिलेगी, इससे अरहर की उत्पादकता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000।
सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि जामलिया जी ने अभी हमें बुआई के तरीके और खासकर धारवाड़ विधि के बारे में बताया। धारवाड़ विधि में आपने अंतर्वर्ती शब्द का प्रयोग किया। किसान भाइयों को इस अंतर्वर्ती फसल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, अरहर एक ऐसी फसल है जो इसका ज़्यादा तो जो हमारे यहाँ किसान भाई जाने अनजाने में भी इसके साथ लगभग 80% अंतर्वर्ती फसल करते हैं। लेकिन यदि हम उसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश कर दें, जैसे कि हमारे यहाँ मैंने धारवाड़ में बताया कि इसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है कि इसमें स्पेसिंग ज़्यादा होने के साथ साथ हम इसमें मूंग, उर्द, लोबिया, मक्का, ज्वार, मूंगफली, इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। अंतर्वर्ती फसल में क्या होती है, 2 या 2 से अधिक फसलों को हम एक साथ लेते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो स्पेसिंग होती है, अरहर हमारी लंबी अवधि में जाएगी। हमें क्या होता है, अरहर का उत्पादन तो जितना मिलना है उतना मिलता ही है, लेकिन हमारे पास जो अंतर्वर्ती फसल है वो हमारे पास एक बोनस के रूप में प्राप्त हो जाता है। हम एक निश्चित कतार रख सकते हैं। और दूसरी बात, अंतर्वर्ती फसलों का एक फायदा ये होता है, जैसे आपने अरहर के साथ यदि ज्वार की अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो ज्वार की जड़ों में एक जो रसायन होता है जिसको एससीएन बोलते हैं, जिसको लोकल भाषा में धुरीन बोला जाता है, जो कि अरहर में बहुत महत्वपूर्ण रोग लगता है, जिसको उकटा रोग बोलते हैं। उसके प्रबंधन में भी ये कारगर होता है। तो आप इसका भी अंतर्वर्ती फसली खेती करके आप इसकी दोनों फसलों की उत्पादकता अच्छे से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जामलिया जी ने अभी हमें बताया कि अंतर्वर्ती फसल के क्या लाभ हैं। एक तो हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, और इसके बाद यदि अरहर के साथ जैसे कि आपने बताया ज्वार लगाते हैं तो ज्वार की जड़ों से जो धुरिन निकलता है वो अरहर के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मेरे किसान भाई जानना चाहेंगे कि आखिर वह सिंचाई कैसे करें अरहर की खेती में। देखिए, अरहर हम खरीफ के सीजन में बोते हैं तो यदि पर्याप्त नमी है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके खेत में नमी की यदि कमी है तो आपको 2 इसकी क्रिटिकल अवस्थाएं हैं। फ्लावरिंग इनिशिएशन यानी फूल आरंभ होने की अवस्था, यदि शुरुआत में जो कलिकाएं आती, फ्लावरिंग के समय, कलिका आने के समय आप एक सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई। दूसरी, जब आपका जो दाना भरता है, जब फली बनती है, फली का विकास होता है, उस समय आप इसमें सिंचाई कर दें, तो इसमें पैदावार में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो जैसा कि जामलिया जी ने बताया हमें सिंचाई के महत्व के बारे में, और उन्होंने यह भी समझाया कि सिंचाई का भी एक समय होता है, जैसे फूल आने से पहले की अवस्था और दाना भरते समय। जी, इसके बाद आप मेरे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है, किसान भाइयों के दिमाग में प्रश्न रहता है कि ये कैसे वो पोषक प्रबंधन करें फसल में, उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए, पोषक प्रबंधन का सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि मृदा का परीक्षण करवा ले, वो सबसे बेहतर होता है। उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है। लेकिन यदि हम अनुशंसित मात्रा की बात करें तो अरहर में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, नत्रजन हमें 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, और फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। और ये मिट्टी की जो आधार बेसल डोज यानी मिट्टी की तैयारी की करते समय शुरुआत में ही आपको दे देना चाहिए। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। दलहनी फसल में क्या होती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसमें जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे जिंक हुआ, सल्फर हुआ, इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आपको जिंक और सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए आप जिंक सल्फेट एक बेहतर विकल्प है। आप चाहें तो इसको 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करके माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। इसके साथ हमें क्या करना है कि यदि आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 टन पर हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि हमारा मृदा का जो स्वास्थ्य है, ये जो बायोमास यदि उसमें जाएगा तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और यह जो आपकी गोबर की खाद है लगभग 2 से 3 वर्ष तक हमारे पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। तो जैसा कि जामलिया जी ने बताया उर्वरकों के बारे में कि कैसे उर्वरक फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, और केवल मुख्य पोषक तत्वों की ही बात नहीं है, किसान भाइयों को सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। और किसान भाइयों, जो सल्फ़र है, जैसा कि अभी जामलिया जी ने बताया, अरहर की खेती के लिए हमें सल्फ़र पर भी ध्यान देना है, फसल को सल्फ़र भी उर्वरक के रूप में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद आप बताइए कि जो रोग व्याधि होती है, किसान भाई हमारे बहुत परेशान हो जाते हैं, खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं, कीटों का प्रबंधन करते हैं, रोग लग जाते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया था उकटा रोग के बारे में, तो इस पर प्रकाश डालिए सर।
बिल्कुल। देखिए, अरहर के जो मुख्य रोग हैं, एक तो उकटा रोग लगता है जिसमें आपकी फ्लावरिंग और फलियां बनने के समय वह पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। एक आपका उकटा रोग है। दूसरी बात, इसमें स्टेरिलिटी मोजेक रोग यानी इसमें बांझपन की शिकायत होती है। वह एक मकड़ी होती है जो इसको संचरण करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। हालांकि ये जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है। दूसरी बात, इसमें जो मुख्य रूप से कीट की यदि बात करें तो कीट की बात करें तो हम इसमें एक फल मक्खी लगती है और एक फली छेदक इल्ली लगती है। तो इन कीट और व्याधियों के प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि सबसे पहले रासायनिक उपचार की तरफ, रासायनिक नियंत्रण की तरफ रुझान करते हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहता हूँ। यदि भी किसी भी चीज़ में यदि इल्ली लगी है, कीट लगा है, व्याधि लगी है, तो हमें डायरेक्ट रासायनिक उपचार की तरफ न जाते हुए हमें इसका समन्वित उपचार ढूंढना चाहिए। समन्वित उपचार में हम कुछ कृषिगत उपाय कर सकते हैं और कुछ हम यांत्रिक उपाय कर सकते हैं, कुछ जैविक उपाय कर सकते हैं। जैसे आप शुरुआत में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दी, इससे क्या होता है, जमीन के अंदर जो फंगस होती है, जो विल्ट का उकटा रोग लगता है, वह फंगस खत्म होगा। जो हमारी फल छेदक इल्ली, इनकी सुंडी या निष्क्रिय अवस्था में जमीन में पड़ी रहती है, ये आपकी मर जाएंगी। दूसरी बात, प्रॉपर फसल चक्र अपनाएं जी। अगला है उर्वरक अनुशंसित मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपके कीट व्याधि का प्रकोप कम होगा। मैंने एक चीज पहले बताई थी कि आप अंतर्वर्ती फसल ले लें। आप मैंने बहुत अच्छा उदाहरण बताया, आप ज्वार के साथ करोगे तो उसमें उकटा रोग कम से कम लगेगा। दूसरी चीज, आंतरिक प्रबंधन में आप प्रकाश प्रपंच लगा सकते, जो रात के समय उसकी तरफ, लाइट की तरफ आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, फेरोमोन ट्रैप, जो 15 फेरोमोन ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, नर मादा, नर जो कीट होता है वो आकर्षित होता है कि उसकी मादा के जो कुछ फेरोमोन होते हैं, उसकी गंध आती है, वो आकर्षित होते हैं और नीचे थैली में आकर इकट्ठे होकर गिरते जाते हैं। दूसरी चीज़, आप टी आकार की खूटियाँ लगा सकते हैं। टी आकार की खूटियाँ कम से कम 30 से 40 खूटियाँ आप पर हेक्टेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। उस पर क्या होता है कि यदि जो पक्षी आता है वह कीट का उसका जो भोजन होता है वो बेसिकली कीड़ों मकोड़ों को खाती है, तो वो भी आप इसकी तरफ लगा सकते हैं। दूसरा, जैविक की तरफ मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये ऐसा फंगस होता है जो मृदा में रहने वाले जो भूमिगत रोग होते हैं, जैसे आपका विल्ट हो गया, फ्यूजेरियम से कारण होता है, राइजोक्टोनिया, पिथियम जैसे जो फंगस होते हैं, जो बीमारी करने वाले फंगस होते हैं, उन फंगस को कंट्रोल करने का बायोलॉजी जैविक तरीके से यह कंट्रोल करता है। इसका आप क्या करें कि 2.5 kg जो आपका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, जब खेत में अच्छी नमी हो उस समय आप इसको इक्वली उसमें फैला दें। आप चाहो तो इसको इक्वली करने के लिए आप इसमें रेत या फिर अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट में मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक ब्यूवेरिया बेसिना नाम की एक फफूंद होती है, वह स्प्रे कर सकते हैं आप 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। यह क्या होता है, कीटों को नियंत्रित करती है। ये क्या करती हैं कि जो हमारे जो सुंडियाँ लगती हैं, जो कैटरपिलर से लगती हैं, इल्ली लगती हैं, उसमें रोग पैदा करता है। रोग पैदा करने के बाद इसका जो कवक होता है उसके अंदर ये घुस जाता है। घुस जाने के बाद इल्ली खाना बंद कर देती है, उसमें चिपक कर रह जाती है। आपने देखा होगा कि जो पत्तियों पर वो सफ़ेद रंग की इल्ली चिपक जाती, वो ब्यूवेरिया बेसियाना के कारण होती है। दूसरा, आप एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यह भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, एक एनपीवी वायरस होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस, जो 250 एली पर हेक्टेयर के हिसाब से किया जाता है। यदि इसका स्प्रे करने पर जो कीट होता है वह खाना बंद कर देता है और वह उस पर इल्ली का नियंत्रण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जामलिया जी आपका यह जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगले अंक के साथ। अब समय हो गया है खबरें खेती की, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। उड़द मूंगफली की उन्नत किस्में लगाएं, कुक्कुट पालन में पेयजल का महत्व, अंगूर की खेती ने बदली किस्मत और मत्स्य आखेट पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। खरीफ मौसम में मुख्यतः उड़द, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ज्वार की खेती की जाती है। पिछले 2-3 वर्षों से मूंगफली का क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है और तिल, सोयाबीन एवं उड़द का क्षेत्रफल एवं उत्पादन जलवायु परिवर्तन के कारण घट रहा है। फसलों का चयन समय के अनुरूप मांग एवं जलवायु सहनशीलता कृषि पद्धति को अपनाकर फसलों के गिरते क्षेत्रफल एवं उत्पादकता को कम किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार, वैज्ञानिक
डॉक्टर ID सिंह, डॉक्टर US धाकड़, डॉक्टर SK जाटव द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के विपुल उत्पादन हेतु ये समसामयिकी सलाह दी गई। उड़द की उन्नत किस्में प्रताप उड़द 1, IPU 94-1, मुकुंदरा, शेखर 2, शेखर 3, PU 30 आदि पीला मौजिक रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। मूंगफली की उन्नत किस्में TG 37A, JGN 23, RG 578, गिरनार 2, TG 39, GG 20 आदि। TG 37A, TG 39, गिरनार 2, HNG 123, RG 578 आदि गुच्छेदार अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इन सभी में तेल की मात्रा 48 से 51% तक होती है। कुक्कुट पालन में पेयजल का महत्व। कुक्कुट के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आयु के अनुसार पक्षियों के शरीर में जल की मात्रा 60 से 85% तक पाई जाती है। अंडों में सामान्यतः 65% जल होता है। पक्षी भोजन के अभाव में तो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना 1-2 दिन भी जीवन संभव नहीं है। सामान्यतः कुक्कुट के लिए भोजन से दोगुनी मात्रा में पेयजल की आवश्यकता होती है तथा अत्यधिक गर्मियों के दिनों में उपरोक्त मात्रा में 4 गुना तक का इजाफा हो जाता है। दूषित जल के माध्यम से जल जनित बीमारियों के फैलाव की संभावना सदैव बनी रहती है, जो कि कुक्कुट की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। अतः सफल कुक्कुट पालन के लिए सदैव स्वच्छ एवं निरापद जल की आपूर्ति आवश्यक है। अंगूर की खेती ने बदली किस्मत। रतलाम के किसान लक्ष्मी नारायण ने अंगूर स्ट्रॉबेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल ली है। ग्राम तितरी, जिला रतलाम के उन्नत कृषक श्री लक्ष्मी नारायण पिता स्वर्गीय केशवलाल पाटीदार ने वकालत छोड़कर 35 साल पहले अंगूर की खेती शुरू की। समय के साथ उन्होंने खुद को प्रोन्नत किया, विदेश जाकर प्रशिक्षण लिया और नई विधियां अपनाई। बाद में उन्होंने स्ट्रॉबेरी, अनार और एप्पल बेर की भी खेती शुरू की। फलों की इस खेती से उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिली। उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार मिले हैं। गत दिनों विदेशी एजेंसी द्वारा उनके कृषि कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनका नाम नोबेल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो वस्तुतः उनकी उद्यानिकी कृषि के प्रति कर्मठता, समर्पण और सतत सक्रियता का सम्मान है, जिसके वे हकदार हैं। इससे उनके कृषि कार्यों को मान्यता मिली है। इसका लाभ निश्चित ही कृषक वर्ग और समाज को मिलेगा। मत्स्य आखेट पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध। मत्स्य आखेट विक्रय व परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंध मध्य प्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक की अवधि में मत्स्य आखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्स्य आखेट की रोकथाम, मत्स्य आखेट, मत्स्य विक्रय व परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के प्रावधानों के विरुद्ध एवं मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ताओं को 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। आपने सुना खबरें खेती की। इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं रात को 11 बजे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे। फिर मिलेंगे नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।